मेरा 14 साल का भांजा हर रोज मार्केट से सामान लेकर आता था। जब भी सामान लाता तो उसमें 20 रुपए की फिटकरी जरूर लेकर आता था और किचन में रख देता था। बहुत बार मैंने सोचा कि उससे पूछूंगी, लेकिन मुझे शर्म आती थी उससे कुछ भी पूछने में फिटकरी के बारे में। मुझे लगा था कि शायद अपनी किसी निजी काम के लिए लाता होगा। एक ही महीने में हमारे किचन में फिटकरियों का ढेर लग गया था। एक दिन मैंने उसे बुलाया और उससे पूछा कि तुम हर रोज फिटकरी क्यों लेकर आते हो। वजह जानकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि उस रात मेरे 14 साल के भांजे ने मेरे साथ दर्द के मारे मेरा तो बुरा हाल था। बिल्कुल हालत खराब हो गई थी। एक तो घर का काम नहीं हो पा रहा था, सारा का सारा घर बिखरा पड़ा था, बर्तनों का ढेर लगा हुआ था किचन में। दूसरी तरफ मैंने कपड़े धोने के लिए भी रखे हुए थे। ये सारे काम तो मैं कुछ समय बाद भी कर सकती थी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि घर में खाना समय से बनना चाहिए था। मेरे पति को खाना, नाश्ता सब कुछ समय से चाहिए होता था। उन्हें कोई मतलब नहीं था मेरे दर्द से। मैं जितनी मर्जी तकलीफ में हूं, पर घर के सारे काम और उनका नाश्ता खाना समय से होना चाहिए। मैं इस घर में सिर्फ अपने पति के साथ ही रहती थी और मेरे ससुराल में से कोई हमारे साथ यहाँ नहीं रहता था। मेरी शादी को भी काफी समय हो चुका था, लेकिन अब तक मुझे कोई औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई थी। दरअसल बात यह है कि मेरी रिपोर्ट तो ठीक थी, लेकिन मेरे पति की रिपोर्ट थोड़ी खराब थी और यही वजह थी कि वो खामोश थे। अगर वही परेशानी मुझ में होती तो शायद उन्होंने मुझे कब का छोड़ दिया होता और दूसरी शादी कर ली होती। मेरी सास तो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं थी कि उनके बेटे में परेशानी है, और मेरे पति को तो इतना घमंड था कि वो इसका इलाज भी नहीं करवाना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। जब कभी मेरी सास से मेरी बात होती थी तो वो मुझे ही जिम्मेदार ठहराती थी बच्चा ना होने पर, जबकि मैंने उन्हें कितनी बार बताया था कि मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक है, लेकिन वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी। कमी मुझ में नहीं, उनके बेटे में है। और मेरे पति को भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी जो ठीक नहीं हो सकती थी। थोड़ी बहुत दिक्कत थी तो जो दवाई खाने से ही ठीक हो जाती, लेकिन उनकी एक ही जिद थी कि डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो इस बात को मानना ही नहीं चाहते थे कि उनमें किसी तरह की कोई कमी है। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी, पर वो तैयार नहीं थे। अब मैं भी हार चुकी थी। हमारी जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। मेरे पति हर रोज सुबह अपने काम पर चले जाते थे और देर रात ही वापस आते थे। पूरा दिन मैं घर में अकेली रहती थी। बाहर से जब भी कुछ सामान लेकर आना होता था तो मैं ही लेकर आती थी। ये सब काम वो नहीं करते थे। सही बताऊं तो वो तो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते थे। ना जाने क्या चलता रहता था उनके दिमाग में हमेशा। वो क्या चाहते थे मुझे ये भी समझ नहीं आता था। हमेशा बिल्कुल शांत खामोश से रहते थे। उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, वो किसी को भी नहीं बताते थे, अपनी पत्नी को भी नहीं। लेकिन ये बात तो मैं समझ गई थी कि वो कहीं ना कहीं बच्चे की वजह से ही परेशान है। वो इस बात को जाहिर नहीं होने देते। शायद अंदर ही अंदर वो खुद को कसूरवार मान रहे होंगे, या शायद मुझे। बिल्कुल कुछ समय से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। नाभि के पास अजीब सा दर्द होने लगा था। 2-3 महीने तक तो ये दर्द हल्का था, लेकिन पिछले कुछ समय से ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। हर रोज सुबह मुझे इतनी तेज दर्द होता था कि आपको क्या बताऊं। और दिन खत्म होते होते ये दर्द असहनीय हो जाता था मेरे लिए। बिस्तर से उठना तक मुश्किल हो जाता था। मैंने 2-3 बार अपने पति से इस बारे में जिक्र भी किया था, लेकिन उन्होंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। चुपचाप उन्होंने मेरी बात सुन ली। मैं भी क्या करती, मैं भी चुपचाप दर्द को बर्दाश्त कर रही थी और घर के सारे काम कर रही थी। जब असहनीय दर्द होता था तो कुछ दवाइयां खा लेती थी, उससे थोड़ा आराम मिल जाता था, लेकिन कुछ समय बाद फिर से शुरू हो जाता था। मेरी भी सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि मुझे एक बच्चा चाहिए था, जो पिछले काफी समय से नहीं हो पा रहा था। मेरे घर में मेरा ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। जब मेरे पति बीमार होते थे तब तो उनका ख्याल रखने के लिए मैं थी, लेकिन अगर मुझे सर दर्द भी हो जाए तो यहाँ पर मुझे पानी तक देने वाला कोई नहीं है। जैसे जैसे शाम होती थी दर्द बढ़ता चला जाता था। कुछ ही देर में डोरबेल बजी, पर मेरी हिम्मत ही नहीं थी दरवाजा खोलने की। मैं जानती थी मेरे पति आए होंगे। जैसे तैसे उठकर मैंने दरवाजा खोला तो सामने दीदी को देखकर मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। एक दिन अचानक मेरी बड़ी बहन दूसरे शहर से हमारे घर आई। दीदी कहने लगी कि मैं कब से बेल बजा रही हूँ, इतनी देर लग गई दरवाजा खोलने में। मैंने उन्हें कहा कुछ नहीं दीदी, कुछ काम कर रही थी बस, इसलिए बैठिए ना। उनके साथ मेरा भांजा भी आया था। दरअसल वो मेरे शहर में अपने किसी रिश्तेदार की शादी में आई थी, इसलिए वो मुझसे मिलने भी आ गई। मेरी इस हालत को देखकर वो बहुत परेशान हो गई। दीदी को मैंने चाय नाश्ता दिया। दीदी ने मुझे इतने दर्द में देखा तो मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है तुम्हें। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वो भी सोच में पड़ गई। वो कहने लगी कि तुम्हें इतना दर्द है, डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रही हो। मैंने बताया कि मैं उनको
कह रही हूं कि, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। दीदी ने मुझे आगे बताया कि मेरी तो अभी कुछ ही देर बाद की ट्रेन की टिकट है, तो मुझे तो निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं रुक जाती। तुम तो जानती ही हो घर में पति और बच्चे हैं, नहीं तो मैं तुम्हारे पास जरूर रुक जाती और तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती। मैं मजबूर हूं, लेकिन हाँ, मैं अनुज को तुम्हारे पास छोड़ देती हूँ। है तो वैसे ये 14 साल का ही, लेकिन सारे काम समझता है। उसकी भी छुट्टियां भी है, तो ये तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी कुछ मदद कर देगा, बाद में आराम से आ जाएगा। जब मैंने अपने भांजे को देखा था तो वो लगभग 6-7 साल का ही था। अब तो वो काफी बड़ा लग रहा था। दीदी ने अनुज को बहुत अच्छे से समझाया कि मासी का ध्यान रखना और डॉक्टर के पास भी लेकर जाना। आगे दीदी मुझे कहने लगी कि ये तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगा, अगर कुछ काम हो तो उसको बोल देना, हिचकिचाना मत, ये कर लेता है। मैंने दीदी को हाँ कह दिया, लेकिन मैं सोच रही थी कि कितना छोटा सा बच्चा है, इसको मैं क्या ही कहूंगी करने के लिए। कुछ देर में दीदी अनुज को मेरे पास छोड़कर स्टेशन के लिए निकल गई। वैसे तो डॉक्टर के पास मैं अकेले भी जा सकती थी, लेकिन हमारा जो घर था वो एक गांव में था, जो कि शहर से काफी दूर था। इतनी दूर मुझे अकेले आने जाने में बहुत डर लगता था, इसलिए मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी कि जब उन्हें समय मिलेगा तब जाऊंगी। अगले ही दिन मैं अनुज के साथ बस लेकर डॉक्टर के पास चली गई। हमें डॉक्टर के पास पहुंचने में लगभग घंटे भर का समय लग गया था। अस्पताल काफी दूर था मेरे घर से, फिर वहां पर भीड़ भी बहुत थी। बहुत समय लगा मेरा नंबर आने में। अनुज को लेकर ही मैं डॉक्टर के पास चली गई तो डॉक्टर ने अनुज को एक तरफ बिठाया। वो चुपचाप दूर बैठ गया और उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। डॉक्टर ने मुझे एक बेहद अजीब सी बीमारी बताई थी। उन्होंने बताया कि अक्सर ये बीमारी उम्र बढ़ने के साथ औरतों में होती है। कहने लगे कि 100 में से हर 10 औरत को ये बीमारी होती है। इस बीमारी में 2 तरह की तकलीफें होती हैं, एक तो बच्चे का होना बेहद मुश्किल हो जाता है और दूसरा दर्द तेज हो जाता है। उन्होंने मुझे बताया कि फाइब्रॉइड है जो मेरे यूट्रस में है, इसके इलाज में काफी समय लग जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि अगर बच्चा पहले ही हो तो हम इसको सीधा निकाल देते हैं ऑपरेशन से, लेकिन अगर बच्चा नहीं होता तो तुम दवाई खाकर इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकती हो और बच्चा होने के बाद इसको साथ में ही निकाल दिया जाता है। अब फैसला आपका है। अगर आप बच्चा चाहती हैं तो आप कुछ गोलियों की मदद से इसको बढ़ने से रोक सकती हैं और बच्चा होने के साथ ही इसको निकाल दिया जाएगा। मैंने उन्हें बताया कि मुझे बच्चों की चाहत है, लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ी परेशानी है। डॉक्टर ने कहा कि आप उनका इलाज कराओ, फिलहाल मैं आपको कुछ गोलियां दे देती हूँ, उसकी मदद से आपको आराम आ जाएगा। जब उस दवाई की पर्ची को लेकर मैं केमिस्ट के पास गई तो वो दवाइयां बहुत महंगी थी। मैं इतनी महंगी दवाइयां अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मैंने दवाइयां नहीं ली और मैं अनुज के साथ घर को निकल गई। हमारा तो घर ही बेहद मुश्किल से चल रहा था। इतनी महंगी दवाइयां मैं कैसे खाती। घर पहुंचते पहुंचते मेरा दर्द बहुत तेज हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अनुज ने जब मेरी ऐसी हालत देखी तो उसने मुझसे कहा कि मासी आप आराम करिए, और उसने मुझे एक पेन किलर और पानी के साथ दे दिया। वो खाकर मैं लेट गई। उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, पर दिमाग में चल रहा था कि अभी खाना भी बनाना है, घर भी बिखरा पड़ा था और मेरे पति के आने का भी समय हो रहा था। अनुज के लिए भी मुझे चाय बनानी थी। सब लेटे लेटे सोच रही थी कि अनुज मेरे कमरे में चाय की ट्रे लेकर आया और सामने चाय रख दी और चुपचाप वहां से चला गया। मैंने चाय पी तो मेरे दर्द में थोड़ा सा आराम पड़ा था, थोड़ा ठीक लग रहा था अब मुझे। जैसे तैसे उठकर मैं किचन में गई, सोचा बर्तन धो देती हूँ, लेकिन किचन के अंदर अनुज ने पहले से ही सारे बर्तन धोकर साइड कर दिए थे। मैंने बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, बेटा तुमने क्यों धोए? वो कहने लगा कि मासी मैं माँ के साथ भी काम करवाता हूँ, मुझे आदत है। मुझे नहीं पता था कि मेरा छोटा सा भांजा इतना बड़ा हो गया है। सारी चीज वो बहुत अच्छे से समझता है। मैंने उसे कहा कि अच्छा चलो मैं अब खाना बना देती हूँ, तो वो कहने लगा खाना मैं बाहर से ले आता हूँ। मैंने उसे बताया कि तुम्हारे मासा जी को बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खाना तो मुझे घर में ही बनाना पड़ेगा, चाहे मेरी हिम्मत हो या ना हो। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और बाजार से कुछ सामान लाने के लिए कहा। कुछ ही देर में वो वापस आ गया। जब सामान मैंने चेक किया तो उसमें थोड़ी सी फिटकरी भी थी, पर फिटकरी तो मैंने नहीं मंगाई थी। मैंने सोचा कि खुद ही ले आया होगा, शायद उसे कुछ काम होगा। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा इस बारे में, लेकिन अब ये एक बार का नहीं बार बार होने लगा था। मैं जब भी उसे बाजार से कुछ भी सामान मंगाती तो वो उसमें 15-20 रुपए की फिटकरी ले आया करता था और किचन के कैबिन में रख देता था। धीरे धीरे उस ड्रॉर में फिटकरी का ढेर लग गया। अनुज एक बेहद मासूम लड़का था। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उससे पूछती कि वो हर रोज क्यों लेकर आता है। वजह ये थी कि फिटकरी को बहुत सारे निजी कामों में इस्तेमाल किया जाता है। शायद उसका कोई निजी काम होगा। उस शर्म में मैंने उससे नहीं पूछा। अगर ये सब कुछ एक बार की बात होती तो मुझे भी लगता कि शायद गलती से हुआ होगा, पर ये तो अब हर रोज की बात थी।
अनुज के घर आने से मेरे पति को भी बहुत ज्यादा आसानी हो गई थी। जब भी हमें कुछ बाहर से मंगाना होता वो भी वही ले आता था। घर के साथ साथ बाहर के काम को भी बहुत अच्छे से संभाल रहा था। मेरी तबीयत तो आए दिन खराब ही रहती थी। अक्सर पहले भी यही होता था। जब मेरे पति अपने ऑफिस से थके हारे आते थे तो उन्हें बाहर का भी काम करना पड़ता था। लेकिन जब अनुज सब कुछ अच्छे से संभाल रहा था, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा वो छोटा सा भांजा कितनी जल्दी बड़ा हो गया। बिना औलाद के हमारी जिंदगी बेहद तकलीफदेह थी। हम ही जानते हैं कि हम कैसे जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे पति में तो कमी थी ही, लेकिन अब तो मेरे अंदर भी कई तरह की बीमारियां होने लगी थी। मेरे पास और महंगी दवाइयों के पैसे नहीं थे, और सही बताऊं तो मैं खाना भी नहीं चाहती थी। अनुज मेरे लिए हमेशा एक पैर पर खड़ा रहता था। आज बहुत हिम्मत करके मैंने अनुज से पूछ ही लिया कि आखिर वो फिटकरी क्यों लेकर आता है। उसके बाद उसने मुझे ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। इसका मतलब है कि रात को उसने मेरे और मेरे पति के बीच की बातों को सुन लिया था। उससे नजरें मिलाने की हिम्मत मेरी नहीं हो रही थी। अब मुझे नहीं पता था कि वो मेरे बारे में इतनी निजी चीज जान जाएगा। वो कोई छोटा बच्चा नहीं था, वो सब कुछ समझ रहा था। वो मुझे इसलिए हर रोज फिटकरी लाकर दे रहा था। शायद उसकी मुझसे कहने की हिम्मत नहीं होगी, पर वो चाहता था कि मैं इसको इस्तेमाल करूं। मैं फूट फूट कर रोने लगी। एक तरफ औलाद की परेशानी से तो मैं गुजर ही रही थी, साथ ही साथ इस परेशानी ने मुझे अलग ही परेशान कर रखा था। पर ये मेरे पति और मेरे बीच की बेहद निजी बात थी। थोड़ी ही देर में दरवाजा बजा। जब मैंने बाहर दरवाजा खोला तो अनुज सामने खड़ा था। वो कहने लगा कि मासी, मैं कल सुबह अपने घर वापस जा रहा हूं। अब मैं यहां और नहीं रुक सकता। मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला। शर्म के मारे उससे ना तो नजर मिलाने की हिम्मत हो रही थी और ना ही उसे कुछ बोलने की। मैंने चुपचाप सुन लिया। वो सुबह उठकर ही वापस अपने घर चला गया। जब तक वो यहाँ था मुझे बहुत आसानी हो गई थी। उसके जाते ही एक के बाद एक काफी परेशानियां मुझे दिखने लगी थी। खैर, उसके जाने के बाद मैं किचन में गई। जब देखा वहां फिटकरियों का ढेर लगा हुआ था, मुझे अनुज की बातें याद आने लगी। उस मासूम बच्चे ने मेरे लिए इतना सोचा। बस अच्छा, मुझे ये नहीं लगा कि उसको मेरे और मेरे पति के बीच की बातों को नहीं सुनना चाहिए था। वैसे तो उसने कुछ भी गलत नहीं सोचा था और ना ही कहा था। मैंने उसमें से एक फिटकरी उठाई और नहाने के पानी में डाल दी और कुछ देर बाद पानी से मैं नहा ली। काफी दिनों तक मैंने फिटकरी को पानी में डालकर नहाया था। मुझे काफी फर्क महसूस हो रहा था। अब मुझे फिटकरी वाले पानी से नहाते हुए काफी समय हो गया था और मेरी बीमारी भी काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। अब मेरे शरीर में से ज्यादा बदबू नहीं आती थी। मैं तो वैसे घर में अकेली ही रहती थी, इसलिए कोई भी मेरे शरीर की बदबू को ज्यादा महसूस नहीं कर पाता था। लेकिन जब मैं अपने पति के करीब जाती थी तो वो बदबू उन्हें परेशान करती थी। मैं अपने आप को साफ रखने की बहुत ज्यादा कोशिश करती थी, लेकिन ये सब कुछ शायद उस बीमारी की वजह से ही हो रहा था। इस बीमारी का एक ही नुकसान था कि शरीर से बदबू आना भी एक तरह की बीमारी ही होती है, जो फिटकरी वाले पानी से नहाने से काफी हद तक खत्म हो गई। बात दरअसल ये है कि मेरे पति में तो परेशानी थी ही, जिस कमी की वजह से मैं मां नहीं बन पा रही थी। लेकिन उसके अलावा एक हमारी निजी दिक्कत थी। मेरे पति मेरे पास आना ही नहीं चाहते थे। मेरे शरीर से बेहद गंदी बदबू आती थी, जो इस बीमारी की वजह से थी। शायद एक दिन मेरे भांजे ने इस बात को सुन लिया था और उसी के बाद से उसने फिटकरी लाना शुरू कर दिया, ताकि मैं उससे नहा कर इस बीमारी से भी जान छुड़ा पाऊं। अनुज ने मुझे बताया था कि उसके एक दोस्त को भी यही परेशानी थी और उसकी परेशानी फिटकरी के पानी के नहाने के बाद से धीरे धीरे खत्म हो गई। आप तो जानते ही हैं, अगर किसी के शरीर से बदबू आए तो कोई भी इंसान उसके आसपास तक नहीं आना चाहता। तो वो तो मेरे पति थे। कई बार ये बदबू इतनी तेज होती है कि दूर बैठे इंसान को भी इसकी महक आती है। उसके कहने पर ही मैंने इस फिटकरी वाले पानी से नहाना शुरू किया था और वाकई में मुझे आराम मिला था। मेरे पति अक्सर मुझे ताने मारा करते थे कि उनका मेरे पास आने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि मेरे शरीर से बेहद गंदी बदबू आती है। मेरी ये परेशानी बिल्कुल खत्म हो गई थी। ये सब कुछ अनुज की वजह से ही हुआ था। उसको देखकर मुझे और ज्यादा एहसास हुआ कि बच्चे का होना हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा जरूरी है। कई बार हमारी परेशानियां बच्चे खुद ही खत्म कर देते हैं। शायद मैं उसकी मासी थी, इसलिए वो मुझसे खुलकर बात नहीं कर पाया। माँ होती तो कर पाता, लेकिन तब भी मुझे उसने इस परेशानी से निकाल दिया था। उसने घर जाकर अपनी माँ को, यानी कि मेरी बड़ी बहन को, सब कुछ सच सच बताया कि कैसे मैंने पैसों की वजह से वो दवाइयां नहीं ली। मेरी दीदी ने वहां से मुझे कुछ पैसे भेजे और उन्होंने मुझे ये दवाई लेने के लिए कहा। मैंने तुरंत वो दवाइयां लेना शुरू किया और अपने पति के लिए भी डॉक्टर से बात करके एक दवाई ली, जो उनको मैं हर रोज दूध में मिलाकर दे देती थी। मेरे पति की परेशानी बहुत बड़ी नहीं थी, कुछ दवाइयों से ही वो ठीक हो जाती, लेकिन शायद उनको आदमियों वाली ईगो थी, जिस बात को वो मानना नहीं चाह रहे थे।
मेरे पति को पता नहीं था कि मैं उनको दूध में दवाइयां दे रही हूँ जिससे वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और एक दिन मुझे ऐसी खबर मिली जिसके लिए सालों से मेरे कान तरस गए थे। मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने जब ये खुशखबरी अपने पति को बताई तो उनकी खुशी का भी ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत खुश थे। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरे पति ने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से रखा था। समय से मैंने एक बेटे को जन्म दिया जो बहुत सुंदर था। काफी सालों बाद मुझे पता चला कि मेरे पति जानते थे कि मैं उनको दवाई दे रही हूँ। उन्होंने मुझे दवाई देते हुए देख लिया था। वो मुझसे कहने लगे कि मैं जब अनुज हमारे साथ रह रहा था तभी मुझे एहसास हो गया था कि बच्चा होना कितना जरूरी है। शायद मैं अपनी ईगो में इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि कमी मुझ में है, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप वो दवाई लेता रहा। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि वो समझ गए और उनकी इसी समझदारी की वजह से आज हमारे पास इतना प्यारा बेटा है। बच्चे ना होने का दुख जितना ज्यादा एक माता पिता के लिए होता है, उससे कहीं ज्यादा परेशानी ये होती है कि आपके आस पड़ोस और आपके रिश्तेदार आपको जीने नहीं देते। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।